जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं Moto One Fusion Plus का कंप्लीट रिव्यू। एंड इस फोन के दोस्तों हमने ऑलरेडी बहुत सारे कंपैरिजंस बना रखे हैं, लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा कि क्या ये प्राइस हाइक के बाद भी बढ़िया है। अब इस फोन में दोस्तों क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है और क्या आपको इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, सब के बारे में पता लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम डिज़ाइन के बारे में। एंड Moto One Fusion Plus में डिज़ाइन वाइज कुछ बातें अच्छी हैं तो कुछ बातें बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकती है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब आप बॉक्स में से फ़ोन को निकालते हैं और यूज़ करते हैं, एंड इवन जब मैंने इसको लगभग 2 हफ्ते तक यूज़ किया है, तो यहाँ पे जो फ़ोन की जो थिकनेस है वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी। एंड इसी के साथ साथ वो जो प्लास्टिक बैक है, और प्लास्टिक बैग में दोस्तों जो फिनिशिंग है वो भी मुझे इतनी बढ़िया नहीं लगी। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि वेट चलो फ़ोन का ज़्यादा तो है, लेकिन वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे बढ़िया नहीं है। तो जो 210 ग्राम के आसपास यहाँ पे आपको वेट मिलता है, जिससे कि फ़ोन टॉप हैवी है। एंड आई थिंक ये पॉपअप कैमरे के मोटर के कारण हो सकता है, बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उससे क्या होगा कि फ़ोन आपका टॉप हैवी हो जाता है। अब गेम खेलते समय इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप वन हैंडेड यूसेज में से अगर फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, जैसे अगर आप आराम से बैठे बैठे एक हाथ से यूज़ कर रहे हो, तब आपको थोड़ा बहुत रिस्ट में पेन हो सकता है 20-25 मिनट के बाद। अब यहाँ पे आपको पॉपअप कैमरा मिलता है, जिसके कारण आपको एक सीमलेस डिस्प्ले मिलता है जो कि बिना नॉच के साथ आता है, वो एक बढ़िया बात है। लेकिन पॉपअप कैमरा जो है वो स्लो है, एंड इस स्लोनेस के कारण ही सही, और शायद स्टॉक एंड्रॉइड के कारण यहाँ पे आपको जो फेस अनलॉक है वो नहीं मिलता। अब बहुतों को दोस्तों लगा था कि हमने हमारे कंपैरिजन में बताया कि फेस अनलॉक स्टॉक एंड्रॉइड में नहीं होता, तो इसके कारण मोटोरोला ने नहीं दिया। नहीं, जो मोटोरोला एज है वो भी स्टॉक एंड्रॉइड पे आता है, लेकिन वहाँ पे फेस अनलॉक मिलता है। इवन Mi A3 में दोस्तों आपको फेस अनलॉक मिलता है, जो कि एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के अंदर है। तो यहाँ पे फेस अनलॉक नहीं होने का जो कारण है वो है इनका स्लो पॉपअप कैमरा। अब यहाँ पे आपको एक और एडिशनल बटन मिलता है जो कि गूगल असिस्टेंट के लिए, एंड आई डोंट थिंक सो इसकी ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे फ़ोन्स में क्या करते हैं कि आपके पावर बटन को ही कन्फिगर कर देते हैं कि 0.5 सेकेंड्स के लिए अगर आप प्रेस करोगे तो गूगल असिस्टेंट आ जाए, लॉन्ग प्रेस करने पे आपका पावर ऑप्शन आ जाए। तो वो एक एडिशनल बटन है जिसको आप कन्फिगर भी नहीं कर सकते हो। तो ये एक ब्लोटवेयर ही समझ लीजिए, एक हार्डवेयर ब्लोटवेयर समझ लीजिए मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि आपको हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, एक अच्छे स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो लाउडनेस आपको बढ़िया देते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल वो जो फिनिश है, वो जो एक प्रीमियम क्वालिटी जो आपको एक 18,000 रुपये के फ़ोन में चाहिए, डिज़ाइन वाइज आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो भी नहीं मिल रहा है। तो ओलियोफोबिक कोटिंग है, जिससे आपको चलो जो अगर आप टैप वैप करोगे तो इतने ज़्यादा आपको जो फिंगरप्रिंट है वो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक गोरिल्ला ग्लास या फिर अगर आप देखो स्कॉच सेंसेशन जो है, कोई भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन नहीं है। तो डिज़ाइन वाइज यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको बस एक एडवांटेज जो मिलता है वो है पॉपअप कैमरे का, जिसके कारण आपके जो सीमलेस डिस्प्ले है वो है। लेकिन हमने इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में इससे बढ़िया डिज़ाइन देख रखे हैं, एंड इवन में प्लास्टिक बैग देख रखे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मोटोरोला काम कर सकती थी। अब नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो यहाँ पे डिस्प्ले मुझे अच्छा लगा। जी हाँ, अब 60 हर्ट्ज का ये डिस्प्ले है, एंड एट द सेम टाइम अगर आप 1,000 रुपये ज़्यादा दो तो आपको पोको में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इवन आपको 90 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट रियलमी में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको रिफ्रेश रेट अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले बहुत बढ़िया मिलता है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा है, एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो आप YouTube वगैरह पे एकदम HD में वीडियोस देख सकते हैं। ऑफकोर्स जब वो 480p का रिसेक्शन चला जाएगा, एंड वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आपको थ्रू आउट, मतलब ये ही नहीं कि आपको सिर्फ फ़ोन पे ऑन द ऐप दिखाता है, बट आपको नेटफ्लिक्स वगैरह में भी इसका सपोर्ट मिल जाएगा। और ये जो डिस्प्ले है दोस्तों वो IPS LCD है जो कि HDR इनेबल्ड है। जी हाँ, ये TFT पैनल, मतलब देखो IPS LCD इज़ अ काइंड ऑफ TFT पैनल, बट ये सिर्फ TFT पैनल नहीं है। तो आपको IPS LCD मिल रहा है, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो व्यूइंग एंगल्स है वो बहुत बढ़िया लगे मेरे को, एंड आप गेम वगैरह में भी देखो, PUBG वगैरह में आपको रिफ्रेश रेट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड अगर आप रिफ्रेश रेट पुटिंग असाइड, ये डिस्प्ले मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। अब मैं सनलाइट लेजिबिलिटी के हिसाब से बोलूँ तो एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट आपको जो नॉर्मल फ़ोन्स में मिलते हैं उसी तरीके का आपको यहाँ पे ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। ऑफकोर्स इससे ब्राइटर स्क्रीन होते हैं एट हायर प्राइस पॉइंट, लेकिन इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में हाँ थोड़ा सा और बेटर हो सकता था।
दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस और ओएस के बारे में। एंड परफॉर्मेंस में यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर मिलता है UFS 2.1 मेमोरी के साथ। एंड अगर मैं PUBG वगैरह की बात करूँ तो जो स्मूथ जो सेटिंग्स हैं वहाँ पे PUBG बहुत बढ़िया चला। एंड स्टटर्स थोड़े बहुत थे, मतलब एकदम ना के बराबर थे। और अगर आप घंटों भी अगर गेम खेल लो तब भी यहाँ पे आपको ज़्यादा लैग वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। एंड डिवाइस इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। इवन जो 30 FPS होता है, जो हायर सेटिंग्स होती हैं, वहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत स्टटर्स के साथ गेम प्ले अच्छा मिल जाएगा। तो अगर आपको एक स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए जहाँ पे आप अच्छा गेम खेल सकते हैं, तब दोस्तों इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में आई थिंक यही एक चॉइस है। एंड मैं स्टॉक एंड्रॉयड पे इतना जोर इसलिए मार रहा हूँ बिकॉज ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज लगा मुझे इस फ़ोन का। स्टॉक एंड्रॉयड के कारण आपको फालतू के ब्लोटवेयर्स नहीं मिलते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि आजकल जो चल रखा है कि यार ये क्लीनर ऐप क्यों है, वो प्रॉब्लम, वो जो हेलो ऐप है वो क्यों इंस्टॉल्ड है, प्री ऐप ब्लोटवेयर जो होता है, प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर्स, वो आपको इस फ़ोन में नहीं देखने को मिलेंगे। एकदम क्लीन UI है। एंड यहाँ पे आपको मोटोरोला के एक्शंस मिलेंगे, मोटोरोला के जो गेमिंग मोड है वो सब मिल जाएंगे, लेकिन वो एकदम कॉम्पैक्ट एक जगह पे है एंड इतने ज़्यादा इंट्रूसिव भी नहीं है। और मेरे हिसाब से तो वो हेल्पफुल फीचर्स हैं बिकॉज वो अगर आप शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। एंड आपके UI के एक्सपीरियंस में बिल्कुल भी बीच में नहीं आता है। आपको एड्स नहीं देखने को मिलेंगे, आपको ब्राउजर्स के अंदर जो फालतू की नोटिफिकेशन है वो नहीं देखने को मिलेंगे, भाई ये वीडियो देख लो, वो म्यूजिक सुन लो, नहीं। आपको जो चाहिए, जो ऐप आपको इंस्टॉल करना है वही आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब मोटोरोला में अपडेट के बारे में दोस्तों, पहले जो था वहाँ पे कुछ हमने देख रखा थी, बहुत सारे फ़ोन्स में अपडेट नहीं आते हैं। तो अपडेट के बारे में अभी भी कमेंट नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू का वेट करना पड़ेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग OS बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप कोई भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी एंड ज़्यादा बग्स भी नहीं है। जी हाँ, अब बग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझको देखने को मिली है कि ये जो फ़ोन है वो एयरटेल वोल्टी के साथ कंपैटिबल नहीं है। जी हाँ, जियो वोल्टी में काम करता है, वाईफाई है, वियो वाईफाई भी है, लेकिन आप अगर एयरटेल वोल्टी में अगर कॉल आता है तो जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो एकदम डाउनग्रेड हो जाएगा और इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आप PUBG वगैरह अपने सेलुलर डेटा पे खेल रहे हैं एयरटेल पे, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एंड ये दोस्तों बहुत सारे रिव्यूअर्स ने भी कंप्लेन कर रखी है और ये आपको फ्लिपकार्ट वगैरह के कमेंट सेक्शन में भी देखने मिल जाएंगे। तो आई थिंक ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स हो सकता है एंड ये जल्द से जल्द मोटोरोला को फिक्स करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक और बात है कि आपको इस फ़ोन में जो कॉम्पस का जो मैग्नेटिक सेंसर है वो नहीं मिलता है। तो इससे क्या होगा कि मैप अगर आप खोलेंगे तो जब तक आप मूव नहीं कर रहे हैं वो डायरेक्शन यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा और आप कंपास रिलेटेड जो ऐप्स है वो भी नहीं यूज़ कर पाएंगे। अब इसके अलावा दोस्तों डे टू डे यूसेज में यहाँ पे रैम मैनेजमेंट मुझे बहुत बढ़िया लगा। एंड आप कोई भी इसमें मतलब आप स्मूथली इसमें इंटरेक्ट कर सकते हो। और एंड्रॉयड जेस्चर्स के कारण यहाँ पे जो ऐप लॉन्चिंग थी, जो मतलब एक होता है ना डे टू डे यूसेज के लिए हम जो भी ऐप वगैरह लॉन्च करते हैं वहाँ पे आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगी एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। एंड ये जो कैमरा है ये आपको नेचुरल फोटोज़ देता है। डायनेमिक रेंज ठीक है, बढ़िया, और हो सकता था फोटोज़ में शार्पनेस की आपको कमी देखने को मिलेगी, लेकिन वो जो होता है ना जिनको एकदम नेचुरल फोटोज चाहिए, ओवर सैचुरेटेड, ओवर बूस्टेड कलर्स नहीं चाहिए, उन्हें ये कैमरा पसंद आएगा। अब यहाँ पे आपको जो मैक्रो कैमरा मिलता है वो भी बढ़िया है, 5 मेगापिक्सल का है। डेप्थ सेंसर होना ना होना मेरे हिसाब से आजकल ठीक है, बिकॉज जो एज डिटेक्शन आपको AI दे सकता है वही एज डिटेक्शन आजकल आपको ये एक्स्ट्रा लेंसेज देते हैं। इतना ज़्यादा हमें मोटोरोला में भी फ़र्क देखने को नहीं मिला। ऑफकोर्स नाइट फोटोज़ बहुत बढ़िया है। लो लाइट फोटोज़ में अगर आप नॉर्मल कैमरे से लेते हो जो कि नाइट मोड के बिना, तब वहाँ पर नॉइज़ अच्छी खासी आती है, लेकिन हाँ नाइट मोड से फ़ोटोज़ इम्प्रूव हो जाती है। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमाइजेशन की कमी है। 64 मेगापिक्सल का वो जो कैमरा है उसको फुल ऑन पोटेंशियल से यूज़ नहीं हो पा रहा है। एंड वहाँ पे अपडेट वगैरह से जो शार्पनेस है, जो ओवरऑल क्लैरिटी है फोटोज़ की, वो और मोटोरोला बढ़ा सकता है। वीडियोस वगैरह आपको यहाँ पे अच्छे मिल जाएंगे, क्वाइट स्टेबल, एंड आप इसको वीडियो वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। बट हम वहाँ पे भी देखो थोड़ा सा डायनेमिक रेंज का यहाँ पे आपको जो मतलब वो होता है ना कि ऑप्टिमाइजेशन से नथिंग इज़ परफेक्ट, यू कैन मेक इट इवन बेटर, तो ये आप थोड़ा सा और बेटर बना सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं
बैटरी और चार्जिंग की बात करूं उससे पहले हम लोग थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें ले लेते हैं, जैसे कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे स्पीकर से इट्स वेरी लाउड एंड थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन है हायर वॉल्यूम्स में, बट फिर भी आपको अच्छा खासा लाउड वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कॉल्स के बारे में आपको बताया, एयरटेल में प्रॉब्लम है, लेकिन नेटवर्क कवरेज यहाँ पे ऑन पार है विद डिफरेंट मोबाइल्स। आपको 3.5 mm ऑडियो जैक में अगर आपका जो डैक है वो बढ़िया है, एंड अगर आप अच्छे हेडफोन्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो अच्छी क्वालिटी वो देखने को मिल जाएगी। अब इस फ़ोन के साथ दोस्तों आपको TPU जेल केस मिलता है, हेडफोन्स वगैरह नहीं मिलते हैं। तो अगर आप चाहो तो हेडफोन्स एंड चार्जर्स एंड जो केसेस कवर्स हैं उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के नीचे डायरेक्ट बाय लिंक दे दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी के बारे में। तो बैटरी यहाँ पे 5000 mAh की है, जो कि बहुत बढ़िया है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 8, साढ़े 8, 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से मिलता है, चाहे आप PUBG खेल लो या फिर आप वीडियोस वगैरह देख लो। एंड अगर आप PUBG वगैरह नहीं खेलते हो तो उससे ज़्यादा भी आपको यहाँ पे यूसेज देखने मिल जाएगा। तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बढ़िया है एंड बैटरी ड्रेन यहाँ पे हमको नहीं देखने को मिला, मतलब ये जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बैटरी ड्रेन है। लेकिन जो 18 वाट का चार्जर है वो लगभग 2.5 घंटे लगा देता है फ़ोन को फुल ऑन चार्ज करने के लिए। अगर आप 30 वाट चार्जर से कंपेयर करो या फिर अगर आप 25 वाट चार्जर से भी कंपेयर करो तो थोड़ा सा स्लो है। तो यहाँ पे मैं ओवरनाइट चार्जिंग की हिदायत दूंगा। एंड अगर आप ओवरनाइट चार्जिंग करते हो तो आप आराम से 1.5 दिन तो इस फ़ोन को चला ही लोगे। तो चार्जिंग स्पीड 18 वाट का है, जिससे कि होता क्या है कि ये क्रॉस कंपैटिबल है। आप कोई भी 18 वाट का कोई चार्जर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको 30 वाट का जो चार्जिंग स्पीड है और वो जो वूक चार्जिंग होगा, डैश चार्जिंग होगा, वो तरीके की आपको चार्जिंग यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। बट स्टिल आई एम हैप्पी विद द बैटरी। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग है ना कंक्लूजन में मेरे से पूछे थे एंड पुराने वीडियोस में पूछ रखे कि क्या ये प्राइस हाइक 500 रुपये के बाद इस फ़ोन को खरीदना चाहिए। तो देखो मुझे इस फ़ोन में कमी जो लगी वो लगी इसके थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर्स में, जैसे कि कैमरा का सॉफ्टवेयर है वो एयरटेल का सॉफ्टवेयर है, एंड ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो मुझे थोड़ी सी ऐसे लगी कि डिज़ाइन इज़ द ओनली पॉइंट जिसके कारण मैं शायद ये फ़ोन ना खरीदूं। लेकिन अगर आपको डिज़ाइन से इतना इशू नहीं है, अगर आप केस या कवर चढ़ाते हैं अपने फ़ोन में, तब आप 730G के कारण एंड स्टॉक एंड्रॉयड के कारण इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। जी हाँ, ये दो सबसे बड़े पॉइंट हैं जिसके लिए मैं इस फ़ोन को रिकमेंड कर सकता हूँ। एंड जहाँ तक रही प्राइस हाइक की बात, तो देखो वो हर एक कंपनी कर रही है एंड ये सिर्फ GST से रिलेटेड नहीं है। बहुत बड़ा जो एक मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स देखो आना पड़ेगा। आई एम नो इकोनॉमिक एक्सपर्ट एंड यहाँ पे $1 to रुपीज़ आ सकता है, सप्लाई चेन का इशू हो सकता है। अभी फैक्ट्रीज आधे पावर पे रन कर रही है, वहाँ पे उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे होंगे कम वर्कर्स से काम कराने में। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसके कारण इनकी प्राइस बढ़ी है। एंड ये अक्रॉस दी चैनल है, मतलब सिर्फ मोटरोला ही नहीं, Xiaomi ने बढ़ाए, सैमसंग ने बढ़ाए हैं, Realme ने बढ़ाए हैं। तो अगर एक ब्रांड भी बढ़ाती, सिर्फ एक ब्रांड बढ़ाती, तब जाकर के मैं सोचता कि यार एक ब्रांड चीट करिए। लेकिन सारे के सारे ब्रांड्स अगर बढ़ा रही हैं तो यहाँ पे कोई एक बड़ा इशू है जो हमें शायद नहीं पता है एंड ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे। जी हाँ, तो ये सिर्फ GST की बात नहीं है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ 12 से 18% GST हाइक हुई है। वो एक वेरिएबल हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ इकलौता वेरिएबल नहीं है जिसके कारण ये प्राइस हाइक गई है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द फोन, जैसा मैंने बताया डिज़ाइन असाइड ये आप खरीद सकते हो एंड इसकी जो अपडेट्स वगैरह है उसके बारे में अगर आप हमारे लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ देखोगे तो आपको आगे और पता चलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना। अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।